हेलो मित्रों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं मनोज मिश्रा कंपटीशन पॉइंट पे आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, आप लोग जानते हैं कल 17 अक्टूबर को एलटी ग्रेड का सहायक अध्यापक परीक्षा संपन्न हुई। उसमें एक वीडियो हम बना चुके हैं जो जीएस या जीके का प्रश्न आया था। ये दूसरा वीडियो हम सोशल स्टडी सामाजिक विज्ञान के जो प्रश्न आए हैं, प्रश्न संख्या 51 से और प्रश्न संख्या 150 तक, तो उसको हम थोड़ा सा तेजी से चलेंगे मित्रों। एक एक करके हम उन प्रश्नों को हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है मित्रों, 18वीं शताब्दी के मुगल शासकों के नाम पर विचार करें। तो क्रम से उन्होंने 4 मुगल शासकों के नाम, जो उत्तरार्ध मुगल शासक हैं, आलमगीर द्वितीय, अहमद शाह, जहांदार शाह, मोहम्मद शाह, इनका क्रम दिया गया है। तो इसमें चौथा ऑप्शन सही है मित्रों। और हम उनके सामने सबके शासनकाल को नोट कर दिए हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि औरंगजेब, अकबर के बाद सबसे लंबा शासनकाल औरंगजेब का रहा। और औरंगजेब की मृत्यु जब 1707 में होती है, तो 1707 से 1712 तक बहादुर शाह प्रथम जो शासन करता है, जिसे हम साहिब खबर कहते हैं इतिहास में, तो बहादुर शाह प्रथम के बाद की यहाँ लिस्टिंग हुई है। तो जहांदार शाह 1712 से 1713, 1 साल इसने शासन किया था। इसे इतिहास में लंपट मूर्ख कहा जाता है, जो कि एक लाल कुंवर नामक वेश्या के उसमें हमेशा उसी के प्रेम में पागल जैसा रहता था, तो इसको लंपट मूर्ख की संज्ञा दी गई है। जहांदार शाह के बाद आप लोग देख रहे हैं फिर एक 6 सालों के लिए फर्रुखसियर आया था, जिसका वर्णन इसमें नहीं है, जो 1713 से 1719 में शासन किया था। उसे घृणित कायर कहा जाता है। फिर इसके बाद मोहम्मद शाह का शासनकाल, मोहम्मद शाह शासन करता है 1719 से 1748 के बीच में। इसके समय में जो मुख्य बात हुई थी मित्रों, वह नादिर शाह का आक्रमण हुआ था 1739 ईस्वी में। और फिर मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह, जो 1748 से 1754 तक शासन किया था। इसके समय में भी नादिर शाह ने आक्रमण रह के किया था। और इसमें पहला जो ऑप्शन है वो इस क्रम में चौथे पे जाता है, वो है आलमगीर द्वितीय, जो 1754 से 1759 में शासन करता है। तो इस क्रम में हम लोग देखें तो ऑप्शन 4 नंबर का ऑप्शन क्रम से सही होगा। बाकी इनका आप देख के मिलान कर सकते हैं मित्रों। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से सही सुमेलित हैं? खानवा का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, पानीपत का युद्ध बाबर राणा सांगा के मध्य, चंदेरी का युद्ध बाबर और राजपूतों के मध्य, घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के मध्य। तो इसमें जो सही ऑप्शन है मित्रों, वो है ऑप्शन नंबर 4। इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है कि चंदेरी का युद्ध, ये चंदेरी का युद्ध और ये चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, ये दोनों युद्ध अफगानों के देखरेख में लड़े गए थे और मुगल सेना और अफगानों के बीच में ये युद्ध हुए थे। जैसे पहला ऑप्शन दिया है खानवा का युद्ध, तो खानवा का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य नहीं हुआ था, राणा सांगा के मध्य हुआ था। पानीपत का युद्ध बाबर और राणा सांगा के मध्य नहीं, इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। चंदेरी का युद्ध बाबर और राजपूतों के मध्य नहीं, ये अफगानों के मध्य हुआ था। घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के मध्य, ये 5 मई 1529 में हुआ था। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 4। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। किस सभा में हर्ष ने अपना सारा सम्मान दान में दे दिया था? तो सीधी सी बात, हर्ष जो था वो सनातन धर्म के इस पर्व के रूप में, महान पर्व के रूप में, वो प्रयागराज जो
उस समय की स्थिति में हुआ करता था। तो प्रयागराज के कुंभ में वह अपने सारे राजपाट सबको दान कर देता था और फिर से उन्हें बनाने के लिए संकल्पित होकर अपने राज्य की तरफ जाता था। तो प्रयाग की सभा में ये ऑप्शन नंबर 3 सही है। अगला प्रश्न है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? तो इस गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था, जो 725 ईस्वी में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न है प्रबंध कोश किसने लिखा है? तो मित्रों प्रबंध कोश राजशेखर ने लिखा है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे बात करते हैं। अगला प्रश्न है ठुमरी गायिका गिरजा देवी का संबंध किस घराने से है? तो बनारस घराने से है वो। किस वेद में सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है? यह अथर्ववेद में है। नवपाषाणिक काल के किस पुरास्थल में पशुबाड़ा का साक्ष्य मिलता है? तो मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ा लिखा गया है, तो ये मेहरगढ़ है। सर्कुलर आज़ादी नामक परिपत्र, ये प्रश्न सीधे इसका उत्तर हमें नहीं मिल पाया है मित्रों, तो आप लोग इसको ढूंढिएगा। तो यहाँ हम क्षमा प्रार्थी हैं। अगला प्रश्न है द्वितीय बौद्ध संगीत किस राजा के शासनकाल में होता है? तो कालाशोक, जो द्वितीय बौद्ध संगीत होती है वह वैशाली में 383 BC में होती है, जिसमें कालाशोक राजा उस समय रहता है। अगला है इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासनकाल में हुआ? तो मित्रों इल्बर्ट बिल विवाद यह हुआ था 1883 में, 9 फरवरी 1883। और जानते ही हैं, आपको हम GS वाले पेपर में बताए थे, रिपन उस समय हमारे यहाँ का वायसराय था। जैसे हम बताए ना लॉर्ड लिटन से पहले लॉर्ड नॉर्थब्रुक था 72 से 76, लिटन था 76 से 80 और रिपन था 80 से 84 और 84 से 88 तक लॉर्ड डफरिन वायसराय के रूप में था। तो ये रिपन के शासनकाल में इल्बर्ट बिल विवाद आया था। अधोलिखित किस सातवाहन नरेश को नासिक प्रशस्ति में एक बहन कहा जाता है? तो वो गौतमीपुत्र सातकर्णी है। अगला है अधोलिखित किस अभिलेख में स्कंदगुप्त हूण विजय का उल्लेख करता है? तो वो भीतर अभिलेख है। भीतर अभिलेख में स्कंदगुप्त ने हूणों के ऊपर अपनी विजय की चर्चा किया है। तो आइए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं मित्रों। अगला प्रश्न है अशोक के एक प्रांत दक्षिणापथ की राजधानी अधोलिखित में से कौन सी थी? तो आप जानते हैं अशोक के समय में उसके पूरे साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा गया था। 4 प्रांतों में दक्षिणापथ का जो राजधानी थी वो सुवर्णगिरी थी। उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी और पूर्वी क्षेत्र की राजधानी तोसली थी और पश्चिमी क्षेत्र की राजधानी उज्जैनी थी मित्रों। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ राज्याभिषेक का वर्णन करता है? तो ऐतरेय ब्राह्मण है। पृथ्वी का सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो 365 इंटू 1.4 मतलब 365 दिन। आप लोग जानते हैं मित्रों 365 दिन, यही जब 4 सालों में 1/4 दिन एक दिन बढ़ जाता है, उसी समय फरवरी 29 दिनों की होती है और उसे हम लोग लीप ईयर के रूप में मनाते हैं। आइए अगला हम प्रधान माध्याह्न रेखा निम्न में से किस शहर से गुजरती है? तो निम्न में से वह लंदन से गुजरती है। इसे लंदन मेरिडियन भी कहा जाता है। आप लोग जानते हैं कि प्रधान यामोत्तर रेखा 8 देशों से होकर गुजरती है। यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, माली, घाना, टोगो, फ्रांस, अल्जीरिया, बर्किना फासो, इन 8 देशों से होकर प्रधान यामोत्तर रेखा खींची जाती है। स्थलाकृत मानचित्र में भौतिक और सांस्कृतिक विशेषताओं को दर्शाने वाले चिन्हों को क्या कहते हैं? द सिंबल यूज्ड टू रिप्रेजेंट वेरियस फिजिकल एंड कल्चरल फीचर्स ऑन द टोपोग्राफिक मैप इज कॉल्ड कल्चरल सिंबल। अगला है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो शीत ऋतु में वर्षा का जो कारण होता है वह भूमध्य सागर से उठे हुए पश्चिमी विक्षोभ के कारण वो मानसून यहाँ तक आता है मित्रों, और वो हमारे उत्तर पश्चिम क्षेत्र के राज्यों में जैसे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हल्के फुल्के क्षेत्रों को कवरअप करते हुए वर्षा होती है। ये वर्षा
खास करके उस समय के गेहूं की फसल के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, नेपा नगर में किस प्रकार के कागज का उत्पादन किया जाता है? तो मुख्य रूप से नेपा नगर जो है वो अखबारी कागज के लिए माना जाता है। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा टर्शीरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? तो आप लोग समझ सकते हैं अरावली जो है वो आर्कियन या कैम्ब्रियन काल का पर्वत है, जिसका बहुत ही क्षरण होने के बाद इस स्थिति में दिखाई देता है। तो हम कहेंगे कि अमेरिका का रॉकीज, एटलस ऑफ अफ्रीका और एंडीज जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है हमारे संसार की, ये तीनों ही तृतीय क्या टर्शीरी युग के माने जाते हैं, लेकिन अरावली इसमें सही उत्तर है। अगला है, पाकिस्तान के साथ उभयनिष्ठ सीमा वाले भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो आप समझ के चलिए कि गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान, ये 4 राज्य पहले तो राज्य कहे जाते थे, बट जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बन जाने की वजह से अब ये केंद्र शासित प्रदेश का भी जुड़ाव इसमें हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगला प्रश्न है मित्रों, इनमें से कौन सी चट्टान कायांतरित चट्टान नहीं है? तो इसमें ग्रेनाइट चट्टान कायांतरित चट्टान नहीं है मित्रों। हम आपको एक हल्का सा बताना चाहते हैं कॉन्सेप्ट इसमें। देखिए, चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। एक वो जो प्राइमरी चट्टानें कही जाती हैं, अर्थात प्राथमिक चट्टानें होती हैं जब हमारी पृथ्वी पूरे तप्त अवस्था में थी और यहाँ ज्वालामुखी फटते थे और वो ज्वालामुखी लावा के रूप में फैलते थे। तो लावा से जो सीधे तौर पर निर्मित चट्टानें हैं वो प्राथमिक चट्टानें कही जाती हैं। उसमें ग्रेनाइट भी एक चट्टान उसी रूप की है। फिर उन्हीं आग्नेय चट्टानों से प्राथमिक चट्टानों के टूटने फूटने, उनका अपर्दन और क्षरण होने के कारण वो जहाँ जाके अवक्षेपित होती हैं उन्हें हम सेडिमेंट्री रॉक या उनको सेडिमेंट्री रॉक के रूप में निक्षेपित चट्टान कहते हैं। और ये निक्षेपित चट्टान कई रूपों में दिखाई देते हैं और वो उन निक्षेपित चट्टान का जब ताप दाब की प्रक्रिया के कारण परिवर्तन आपस में होता है तो उसे हम मेटामॉर्फोज्ड रॉक्स कहते हैं, कायांतरित चट्टान कहते हैं। तो इसमें हम लोग देखें, चूना पत्थर या संगमरमर से कायांतरित, चूना पत्थर का कायांतरण होता है तो वो संगमरमर बन जाता है। बलुआ पत्थर का कायांतरण होता है तो वो क्वार्टजाइट बन जाता है। सेल या क्ले या मृत्तिका जो क्ले होता है या जो सेल होता है, इनका जब कायांतरण होता है तो ये स्लेट बन जाता है। तो बाकी सारी चट्टानें कायांतरित चट्टानें हैं जिसे हम मेटामॉर्फोजिक रॉक्स कहते हैं। और केवल ग्रेनाइट जो है वो प्राथमिक चट्टान या लावा या आग्नेय चट्टान के रूप में मानी जाती है। अगला प्रश्न है मित्रों, डोल ड्रम की पेटी में पवन की दिशा होती है विषुवती, पछुआ पवन के रूप में ये होती हैं। किस बादल से तीव्र मूसलाधार सर्वाधिक वर्षा होती है? तो इसमें कपासी वर्षी मेघ होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही है। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें हमने तिथियों को लिख दिया है उसके सामने, आप देख सकते हैं। रणथंभौर पर 301 में, गुजरात में 1297, चित्तौड़ का 1303 और तेलंगाना जिसे हम लोग वारंगल, उस समय वारंगल कहा जाता है, तेलंगाना इस रूप में अब जाना जाने लगा है। तो इसका निम्न उत्तर दूसरे नंबर का उत्तर सही है, BACD। आइए मित्रों हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इसमें सूत्रों की बात की गई है और उनका मिलान करना है, कौन सूत्र किससे संबंधित हो। इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है। स्रोत सूत्र ये बल संबंधी बातों के नियमों की बताता है। गृह सूत्र ये घरेलू अधिकार के बारे में बताता है। धर्म सूत्र धर्म अथवा विधि के बारे में बताता है। शुल्ब सूत्र जो है वह ये जो स्रोत सूत्र के अंतर्गत ही शुल्ब सूत्र आता है। सूत्र 3 ही हैं, स्रोत सूत्र, गृह सूत्र और धर्म सूत्र। इनमें स्रोत सूत्र के अंतर्गत उप सूत्र के रूप में शुल्ब सूत्र आता है जो यज्ञ वेदी को मापने और उनको बनाने की बात करता है। अगला कुछ रचनाएं हैं और उनके रचयिता हैं, तो आप लोग मिलान कर लीजिएगा पॉज करके, आप लोग इसमें से जानते होंगे, सरल सा प्रश्न है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 4 स्थानों में बौद्ध परिषदें हुई थी और बौद्ध परिषदें कब कब हुई थी उनका क्रम पूछा है। उन्हें कूटबद्ध करना है कालक्रम के अनुसार, तो मैंने इसमें लिख दिया है। वैशाली सबसे पहले राजगृह होती है, जो पहली परिषद गठित होती है, ये 483 BC में। उसी के 100 साल बाद 383 BC में वैशाली में द्वितीय बौद्ध समिति होती है और तृतीय बौद्ध समिति अशोक के समय में, जिसके मुगल
मोगलपुत्र तिस्म की अध्यक्षता में होती है वह पाटलिपुत्र में होती है। और चौथी जो समिति है वो 102 BC में कुंडलबर्ग कश्मीर के क्षेत्र में होती है, जिसके अध्यक्षता वसुमित्र करते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 2 सही है मित्रों। अगला है प्रश्न, उत्तर भारत पर नियंत्रण हेतु निम्न में से किस मध्य त्रिकोणात्मक संघर्ष हुआ? तो आप लोग जानते हैं 700 से या हम कहें कि गुप्त और हर्षवर्धन काल के बाद, वर्धन वंश के बाद, तो उत्तर भारत में एक तरह से त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट इन तीनों के मध्य होती है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है मित्रों। ऋग्वेद काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क गले का आभूषण था। मध्य पाषाणिक युग के संदर्भ में सही कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें दोनों सही हैं। मध्य पाषाणिक काल में लोगों का जीवन आखेट और संग्रह की पद्धति पर आधारित था उस समय भी, और लघु पाषाणिक उपकरण का प्रयोग इस काल में किया जाने लगा, अर्थात उनके जो पाषाणिक औजार थे वो थोड़े से परिमार्जित हो गए थे, वो छोटे हो गए थे, लेकिन उनकी तीक्ष्णता अधिक हो गई थी। तो ये दोनों उसमें बातें सही हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। पिता शाहजहां के समय में औरंगजेब की स्थिति क्या थी? तो पिता शाहजहां के समय में वो दक्कन का गवर्नर के रूप में, दक्कन का सूबेदार बन के रहता था। और जब वो शाहजहां की मृत्यु हुई तो वो वहाँ से चल के अपने भाइयों को पराजित करता हुआ उसने 1658 से 1707 तक शासनकाल किया, जो कि अकबर के बाद मुगल साम्राज्य में शासन करने वाला सबसे अधिक दिनों तक दूसरे नंबर का शासक रहा। अगला है, थेरी गाथा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में सही क्रम को चिन्हित कीजिए। तो थेरी गाथा की जो ऑप्शन दिया गया है 73 गीतों का संग्रह, जिसमें 522 कवित्व हैं। और दूसरा है कथन, इसकी रचना आध्यात्मिक रूप से विकसित भिक्षुणियों ने किया है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 या केवल 2 सही है। हम कह सकते हैं इसमें जो 73 गीतों का संग्रह बताया गया है, यहाँ 73 गीतों नहीं 73 भिक्षुणियों के द्वारा गाए गए 522 कवित्वों का वर्णन है। तो पहला कथन गलत है और दूसरा कथन सही है मित्रों। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के निम्न सुल्तानों में से किसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर की स्थापना की थी अपने भाई जौना खां की याद में, इसलिए उसके नाम पर वो जौनपुर को जौना खां से जोड़ के जौनपुर कहा। अगला है, दीवाने अमीर कोही विभाग किसने स्थापित की? तो यहाँ मित्रों मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने अमीर कोही विभाग की स्थापना की, जो कि कृषि से संबंधित विभाग था। अगला प्रश्न है 87, अशोक ने अपने किस शिलालेख में 8वीं जातियों का उल्लेख किया है? तो मित्रों यहाँ में सब अभिलेखों का, उसके पूरे 14 अभिलेख हैं, और इन अभिलेखों शिलालेखों में 14 शिलालेखों में इन चारों में 13वें नंबर का जो शिलालेख था वह 8वीं जातियों को या जंगली जातियों को कह सकते हैं हम, वो धमकी भरा अंदाज में संदेश देता है कि आप धर्म के मार्ग को चुनो और शांति से रहो। और यह 13वें अभिलेख में कहा गया है। 12वें अभिलेख में स्त्री महामात्रों की नियुक्ति हुई है। 5वें में धर्म महामात्रों की बात की जाती है, और 11वें में धम्म या धम्मदान की बात की गई है। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले क्रांतिकारी का नाम कौन है? तो रास बिहारी बोस, जो 26 साल की उम्र में 23 दिसंबर 1912 को वो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंके थे। इसमें लॉर्ड हार्डिंग की मृत्यु तो नहीं हुई थी, उसके एक जो सहायक के रूप में था वो उसकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है, निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला कहकर उपहास किया था? तो आप लोग जानते हैं 1884 से 1888 के बीच में लॉर्ड डफरिन वायसराय रहा था। उसके समय में ही कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, और यह कांग्रेस की स्थापना के समय उपहास के रूप में कहा था कि यह बहुत ही अति सूक्ष्म लोगों के, अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक संगठन है, इसके बारे में बहुत नहीं परेशान होना चाहिए। आइए अगला प्रश्न है मित्रों, पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसके बारे में किस लेख से जानकारी मिलती है? तो अयोध्या अभिलेख से ये जानकारी मिलती है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञों का वो किया था। अगला प्रश्न है, अधोलिखित में से कौन सा ग्रंथ बंगाल के पाल
वंश के इतिहास से के विविध पक्षों का उद्घटित करता है। पाल वंश के इतिहास को विभिन्न पक्षों को उद्घटित करने वाला जो ग्रंथ है वह रामचरित है। केवल रामचरित की बात यहाँ होती है और इसमें बताया गया है कि बंगाल का पाल शासक 750 से 1174 के बीच रहा है और यह पाल शासन काल जो आधुनिक गणरीय के रूप में बताते हैं, इसमें रामचरित में इसका वर्णन हुआ है। रामचरितमानस दूसरा है, रामचरित यहाँ एक ग्रंथ है तो उसके तहत हुआ है। इसमें हम इसका संस्थापक पाल वंश का संस्थापक गोपाल था जो 750 से 770 में शासन किया। इसके समय में ओदंतपुरी या बिहार शरीफ में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। अगला शासक इनका प्रतापी पुत्र धर्मपाल था जो 770 से 810 ईस्वी अपने समय में त्रिकोणात्मक संघर्ष में हमेशा अपने आप को आगे रखा। अगला प्रश्न है मित्रों, अधोलिखित में से किसने सुत्कानगेंडोर नामक हड़प्पी पुरास्थल की खोज की थी? तो आरएल स्टाइन ने इस स्थल की खोज की थी मित्रों। अगला है खैराडीह नामक पुरास्थल निम्नलिखित किस सरिता के किनारे है? तो स्वर्ण या सोन नदी के किनारे कह सकते हैं हम इसे। अगला है अपने शासनकाल के किस वर्ष खारवेल ने तंसुली से एक नहर के जल को अपनी राजधानी ले आया था? तो इस प्रश्न का उत्तर, और ये 93वें प्रश्न का उत्तर खैराडीह, ये सीधे तौर पे हमें अभी नहीं मिल पाया मित्रों, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगे इनका आप उत्तर को सर्च करिएगा। अगला प्रश्न है प्रयाग प्रशस्त अभिलेख पर अधोलिखित किस मुगल शासक का लेख उत्कीर्ण है? तो प्रयाग प्रशस्त अभिलेख पर 1605 में सिंहासन पर बैठने का वाकया जहांगीर ने उल्लेखित करवाया है। तो जहांगीर के 1605 के सिंहासन पर बैठने की बात वाकया भी प्रयाग प्रशस्त लेख में लिखा गया है। अगला है निम्न में से कौन सा स्रोत वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो पवन चक्की सीधे है कि पवन चक्की से वायु प्रदूषण का खतरा नहीं होगा मित्रों। आइए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी मृदा कपास के उत्पादन के लिए, तो आप काली मृदा जानते ही हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित इसमें गुजरात का कांडला बंदरगाह है और बाकी महाराष्ट्र का पारादीप न होकर यह उड़ीसा का बंदरगाह है, कर्नाटक का नहीं है तूतीकोरिन बंदरगाह, यह तमिलनाडु का है, और मंगलोर जो है वो कर्नाटक का बंदरगाह है। इसकी चर्चा हमने किया। निम्न में से कौन सा एक अयस्क बालाघाट भंडारा नागपुर क्षेत्र में बहुलता से मिलता है? तो यहाँ मैग्नीज अयस्क है मित्रों, जो बालाघाट नागपुर और भंडारा क्षेत्रों में मिलता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित व्यवसायों में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक सेक्टर से संबंधित नहीं है? तो परिवहन इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। भारत के किस राज्य सरकार ने सर्वप्रथम निपा वायरस के कारण राज्य में हाई अलर्ट जारी किया था? ये तो केरल राज्य रहा है। भारत के संविधान किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत और उसका प्रयोग दंडनीय बताया गया है? तो अनुच्छेद 17 के अनुसार मित्रों ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही है। निम्नलिखित किस अनुच्छेद 19(2) के तहत वाक स्वातंत्र की बात की गई है? वाक स्वातंत्र प्रतिबंध लगा और अन्य जो है प्रतिबंध लगाने के लिए वैध आधार नहीं है, तो यहाँ लोक स्वास्थ्य की बात जो है वह इसमें नहीं आती है, बाकी सब वाक स्वातंत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रावधान ब्रिटिश शासन संविधान में नहीं लिख लिया गया है? तो इसमें सही ऑप्शन है अवशिष्ट अधिकार का विचार, जो कि यह भारतीय संविधान के विशिष्ट ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है। इसे हम आइडिया ऑफ रेजिडुअल पावर, यह ब्रिटिश संविधान से नहीं लिया गया है, बाकी तीनों अधिकार वहाँ से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है मित्रों, सही कूट का चयन करना है, राज्यसभा सदस्यों की संख्या और उनकी स्टेट के सामने उनका नाम। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 पंजाब का, जो पंजाब के कुल 7 राज्यसभा सीटें हैं, और इसी क्रम में हम आपको बताना चाहें उनके सामने लिख दिए हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटें 31 हैं, केरल की 9 हैं और पश्चिम बंगाल में 16 हैं। आइए मित्रों हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। पश्चिमी बंगाल में मानसून प्रस्फोट को कहा जाता है। मानसून प्रस्फोट की स्थिति को हम वहाँ
नार्वेस्टर जो शुरुआत करता है वहाँ के मानसून प्रस्फोट को नार्वेस्टर नाम देते हैं मित्रों। अगला है, किस राज्य में बृहद पैमाने पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 सही है, पश्चिम बंगाल में सबसे अधिक मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। अगला है, किस राज्य में बिहू नृत्य लोकप्रिय है? तो असम राज्य में बिहू नृत्य लोकप्रिय है मित्रों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर का सीमांत सागर नहीं है? तो हम लोग जानते हैं काला सागर जो है यह एक मध्य एशिया में पड़ने वाला सागर है। इसमें बाकी सब अटलांटिक महासागर के सीमांत सागरों के रूप में है। अगला है, निम्न में से कौन ग्रही पवन है? तो इसमें मित्रों ये तीनों पवनें ग्रही पवन कहे जाते हैं। अगला है, संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य कार्यकाल पूर्ण होने से पूर्व हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय की संस्तुति पर हटाया जा सकता है। अगला है, निम्नलिखित उपराष्ट्रपतियों पर विचार करें और उनकी नियुक्ति के कालक्रम को बताएं। तो इसके इनके कार्यकाल को हमने लिख दिया है मित्रों। उपराष्ट्रपतियों का कालक्रम इस क्रम में रहा है। तो सबसे पहले इसमें ऑप्शन नंबर 3 आता है, 3 और फिर 1 और 2 4, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। और इनके हम उपराष्ट्रपति काल का समय काल क्रमांक लिख दिए हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 इसमें सही है। अगला है, निम्नलिखित भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन कभी भारत का उपराष्ट्रपति नहीं था? तो नीलम संजीव रेड्डी कभी उपराष्ट्रपति नहीं थे। अगला है, दादरा और नगर हवेली भारत के किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है? तो ये बम्बई उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में है। अगला है, कौन सा अनुच्छेद संघ सरकार द्वारा राज्यों को सहायता अनुदान संबंधित बात करता है? तो अनुच्छेद 275 के तहत यह राज्यों को सहायता अनुदान देने की बात करता है मित्रों। अगला प्रश्न है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 लोकसभा अध्यक्ष सही है मित्रों। अगला है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किया जाता है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 169 के तहत मित्रों। अगला प्रश्न है, 1 मार्च 2021 तक संयुक्त राष्ट्र में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 193 सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ में 1 मार्च 2021 तक की स्थिति थी। भारत का पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को हुई थी, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला जी हैं। विस्तृत मुद्रा होती है M3 = M1 प्लस बैंकों में अवधि जमा, हम इसे कहेंगे M3 = ब्रॉड मनी, M3 = M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंक, ऑप्शन नंबर 1 सही है मित्रों। जनसंख्या विस्फोट किस कारण से होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। जन्म दर में अगर वृद्धि हो रही है और मृत्यु दर में कमी हो रही है तो हम दोनों तरफ से यहाँ जनसंख्या वृद्धि की स्थिति में पहुँच जाती है स्थिति। आइए अगले प्रश्न पर पहुँचते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक से संबंधित नहीं है? तो इसमें जन्म दर की बात मानव विकास सूचकांक में नहीं की जाती, बाकी तीनों जो विकल्प हैं वो मानव विकास सूचकांक से जुड़े हुए हैं, अर्थात शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय और जीवन प्रत्याशा। अगला है, मानव विकास 2019 में भारत का रैंक कौन सा रहा है? तो भारत की रैंक 131 रही है मित्रों। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद NNP साधन लागत है, यह ऑप्शन नंबर 1 सही है। इससे राष्ट्रीय आय के बराबर माना जाता है, इक्वल टू नेशनल इनकम। राष्ट्रीय लहर जेट स्ट्रीम के विकास की किस अवस्था से संबंधित है? तो मित्रों यह प्रश्न थोड़ा सा क्रिटिकल है, आप हम चाहेंगे कि आयोग के उत्तर की प्रतीक्षा कर लीजिए। हो सकता है इसमें हमारे अंदाज से कि ऑप्शन नंबर 4 सही है। तृतीय अवस्था में जब राष्ट्रीय वेव्स अपने हाई पोजीशन पर पहुंचती हैं, उनके अप एंड हाइट्स बहुत तेजी होते हैं, उस स्थिति में राष्ट्रीय वेव्स उत्पन्न होती हैं जेट स्ट्रीम में। अगला है, पूर्वी घाट में सबसे ऊंची चोटी? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है और पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनईमुदी है मित्रों। मानसून की गत्यात्मक परिकल्पना किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 सही है। फ्लान महोदय ने मानसून की गत्यात्मक संकल्पना, या हम कहें डायनेमिक कॉन्सेप्ट ऑफ मानसून वाज प्रपोज्ड बाय फ्लान इन 1951। निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक भूकंप संभावित क्षेत्र है?
तो हम लोग इसमें चारों ऑप्शनों में ये एक टफ क्वेश्चन है ज्योग्राफी का मित्रों। इसमें गंगा ब्रह्मपुत्र मैदान को हम सर्वाधिक भूकंप क्षेत्र के रूप में मानते हैं इसमें, इन चारों ऑप्शन में। अगला है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित ग्रहाण परिकल्पना, इसे हम कहते हैं प्लेनेटिज्मल हाइपोथेसिस ऑफ द ओरिजिन ऑफ अर्थ, इस गिवन बाय चैम्बरलिन मोल्टन। तो मोल्टन का नाम नहीं है लेकिन यहाँ चैम्बरलिन है, दैट्स इनफ। तो चैम्बरलिन इसमें सही ऑप्शन 4 है। निम्न में से कौन सा एक विश्व व्यापार संगठन से संबंधित नहीं है? तो उरुग्वे, ट्रिप्स और आईडीए, ये तीनों हैं। ट्रिप्स इससे संबंधित नहीं है मित्रों, इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। आइए हम लोग अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न है नरसिंघम समिट रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो नरसिंघम समिट रिपोर्ट ये बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से संबंधित है मित्रों। अगला है आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है वित्त मंत्रालय द्वारा। अगला है PQLI फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स इस की अवधारणा निम्न में से किसके द्वारा विकसित की गई है? तो मॉरिस द्वारा यह अवधारणा डेवलप की गई है मित्रों। अगला है 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार ने विभाजनीय करों का कितना हिस्सा राज्यों के बीच बांटने की स्वीकृति प्रदान करी है? तो इसमें 2020-21 के बजट में जो निर्णय लिया गया है वो है 41% मित्रों। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो कुल 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से चुने जाते हैं। किसने कहा था कि प्रजातंत्र वह शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति का भाग होता है? तो इसमें इसका उत्तर नहीं मिल पाया है मित्रों, आप इसको उत्तर को ढूंढिए या फिर आप इंतज़ार कर लीजिए आयोग की तरफ से। तो हमने कोशिश की बट हम प्राप्त नहीं कर पाए। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान में समाविष्ट नहीं है? तो संघीय शब्द यह संविधान में समाविष्ट नहीं किया गया है। अगला है संविधान में कौन से अनुच्छेद के आधार पर भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग लगाया जाता है? तो अनुच्छेद 56 एवं 61, ज़्यादातर स्थिति में अनुच्छेद 61 की बात होती है। 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की कार्रवाई की जाती है। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो मित्रों शून्यकाल संसदीय व्यवस्था इसको हम ढूंढे और मिला नहीं, आप भी कोशिश करिएगा। यह तो पक्का है कि ब्रिटेन से नहीं ली गई है और बाकी आप ढूंढिएगा, हो सकता है अमेरिका या जापान से हो। अगला है उद्देशिका संविधान निर्माताओं के मन की कुंजी है, यह किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने इस बात से सहमति प्रकट की है? तो यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के समय में के मामले में उद्देशिका को महत्वपूर्ण स्थिति दी गई थी। अगला है मूल कर्तव्य में जो माता पिता का संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य के लिए शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह जो मूल कर्तव्य के रूप में जोड़ा गया है 51A के रूप में 51A के रूप में, वह 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है मित्रों 86। इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है। भारतीय ध्वज संहिता कब प्रभावी हुई? तो ध्वज संहिता 26 जनवरी 2002 को प्रभावी हुई है मित्रों। यह एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला है जनगण मन हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 ऑप्शन नंबर 1 सही है मित्रों को अपनाया था। आइए हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? आप लोग जानते हैं अंतर्राज्यीय परिषद 28 मई 1990 को गठित हुई थी और इसका जो अध्यक्ष होता है वह प्रधानमंत्री होता है मित्रों। इसी तरह हम आप लोगों से चर्चा किए नीति आयोग भी होता है। नीति आयोग जो पहले योजना आयोग के रूप में था, अब उसका नाम नीति आयोग हो गया है, उसका भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। और इसके इन दोनों के अलावा भी एक राष्ट्रीय विकास परिषद होती है, इसे हम NDC कहते हैं, जो पूरे जिसके सदस्यों में पूरे राज्य के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के भी इसमें होते हैं अध्यक्ष के रूप में। तो वहाँ NDC में सारे राज्यों के मुख्यमंत्री अपने अपनी बात रखते हैं और उसी के अनुसार योजना बनाई जाती है नीति आयोग के द्वारा और उनको आगे बढ़ाया जाता है विकास के कार्यों के तहत।
अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने वाली संस्था कौन सी है? तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही है मित्रों, CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जो 2 मई 1951 को गठित हुई थी, दिल्ली इसका मुख्यालय है। अगला है, भारत में लघु एवं सीमांत किसानों का प्रतिशत कितना है? तो लघु एवं सीमांत किसानों का प्रतिशत भारत में 85% का है। इसे हम, ये 86% है, लेकिन हम इसे 85% ऑप्शन में देख के मान के चलते हैं। स्टैग स्पीड क्या है? स्टैगफ्लेशन इसे हम कहेंगे, ये सिचुएशन इन विच इकोनॉमी फेसेस इन्फ्लेशन एंड हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति जिसमें अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के उच्चतम दर को सामना करती है। अगला है, जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? तो जुड़वा घाटा की स्थिति चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा जब मिल के बनते हैं तो उन्हें हम ट्विंस डेफिसिट कहते हैं। अगला है, अर्थशास्त्र में लेसेस फेयर का क्या अर्थ है? तो लेसेस फेयर का विचार जो है वह यह राज्य अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करने की बात करता है। यह फ्रांस में यह विचार सामने आया था। फेस इकोनॉमी की बात की गई है, फ्री इकोनॉमी की बात इसमें की गई है, था राज्य का हस्तक्षेप इसमें 0 लेवल का हो। तो इस प्रकार मित्रों हम थोड़ी सी तेजी से चल के इन 100 प्रश्नों को आपके साथ चर्चा किए। आप के लिए ये लाभकारी होगा, कॉन्करेंट है, और ख़ास करके UPSC में जहाँ इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था और राजनीति विज्ञान के प्रश्न, ये इस वाले पेपर में चारों प्रश्न समाहित हैं। कॉन्करेंट प्रश्न है, कम से कम 5 से 7 प्रश्न, जो वर्तमान समय की चाहूँगा मित्रों कि आप इन प्रश्नों को पढ़ें और शेयर करें अपने दोस्तों से, क्योंकि बांटने से विद्या बढ़ती है। विद्या ही ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। तो आप इसे बांटेंगे, हो सकता है वो मित्र भी आपको अच्छी चीज़ शेयर करे कभी। तो हम चाहेंगे कि आप इसे सब्सक्राइब करें चैनल को, और शेयर करें तथा लाइक भी करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।